जी अस्सलाम वालेकुम। अब आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 15, ठीक है, और लेक्चर नंबर 16। ये दो लेक्चर्स हैं जो इकट्ठे होंगे। पहले लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। इसको भी हम बुक से ही करेंगे, ठीक है, और ताकि ज़्यादा इजी रहे। और आपको मैंने कोर्स आउटलाइन दी हुई है, तो जो जो कुछ है आपको पता है कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें अब बुक में पेज नंबर, ये बुक मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है, आपको दी हुई भी है, डाउनलोड करें ताकि आपको ज़्यादा इजी रहे सारा कुछ समझने में। 35, ठीक है। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो जो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन दी हुई है उसमें आपने देख लेना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, तो वो हमने कर लिया था। इसके बाद है इंटरेस्ट फॉर्मूलाज, और उसकी 4 टाइप्स गिवन है, ठीक है। आगे भी डिफरेंट गिवन है, लेकिन अभी हम 4 कवर करेंगे, जिसमें हम 2 इस लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 15 में, और 2 टाइप्स लेक्चर नंबर 16 में कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर्मूलाज, उनकी एप्लीकेशंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आपको याद हो, मैं आपको इसलिए एक दफ़ा दोबारा ये सारा बता रही हूँ क्योंकि ना उस टाइम जब आपका लेक्चर मैंने बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो उसमें मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के मेन जो फॉर्मूलाज थे वो बताए थे, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा हमने तब क्वेश्चंस किए थे, न्यूमेरिकल्स किए थे, लेकिन अब क्या है कि हम उसकी एक एक टाइप के साथ दोबारा क्या है डिफरेंट फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तब हमने सिर्फ बेसिक किया था, अब हम उसको कंटिन्यू करके उसको उसकी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने देख लिया था, ठीक है। इसमें मैंने आपको प्रेजेंट वर्थ और फ्यूचर वर्थ के फॉर्मूलाज भी बता दिए थे, याद रखना है, ठीक है। ये देखो ये, और आगे क्या है हमारा फ्यूचर वर्ड का भी फॉर्मूला था, ठीक है। अब आज जहाँ से हमने स्टार्ट करना वो है इंटरेस्ट फॉर्मूलाज, ठीक है। अब डिफरेंट किस्म के फॉर्मूलाज हैं, ये क्या होते हैं, हम ये सारी डिस्कशन आज करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा है कि व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कंप्यूटेशंस विल बी डन इन मैनी वेज, ठीक है। ये जो मैनी वेज है ना कंप्यूटेशन के, ये अब हमने पढ़ने हैं, ठीक है। पहले तो हमने सिंपल पढ़ा था कि प्रेजेंट वर्ड क्या है और फ्यूचर वर्ड क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रॉपर डिफरेंट वेज देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट तरीक़ों से देखना होता है। टू सिंप्लीफाई ऑल दीज कंप्यूटेशंस इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू यूज़ इंटरेस्ट फार्मूलाज मोर इफेक्टिवली, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है जब आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करनी है कि आप अपने इंटरेस्ट फार्मूलाज को कैसे इफेक्टिवली चूज़ कर सकते हो। हमें पता है जब भी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी चीज़ या डिपॉजिट करनी है, तो उस पर क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो हमने ये सारी चीज़ें देखनी है कि उससे हम कैसे अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। इंटरेस्ट हमें ज़्यादा पड़ रहा होगा, कम पड़ रहा होगा, क्या कैसा अफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। Before discussing the effective application of the interest formulas for investment decision making, the various interest formulas are presented first. तो इन्होंने हमें जो डिफरेंट इंटरेस्ट फॉर्मूलाज हैं वो बता दिए, जो कि हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। ये भी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको उस लेक्चर में उतनी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने आपको मेन बता दिया था। मैंने आपसे कहा था मैं डिटेल बताऊंगी, तो ये अब डिटेल है, ठीक है, कि असल में है क्या। एक सिंपल इंटरेस्ट रेट है और एक क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। सिंपल इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, इन सिंपल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इनिशियल डिपॉजिट फॉर एवरी इंटरेस्ट पीरियड, ठीक है। In this case, calculation of interest is not applicable. इसमें मैंने क्या बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। कोई भी इनिशियल डिपॉजिट है, ठीक है, कोई भी वैल्यू है, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट लगा, तो आप उसके ऊपर जिस तरह 100 रुपीज़ है, उसके ऊपर 10% क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट लगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी अगले साल, या एनुअली हम देख लेते हैं, जैसे भी उन्होंने हमें इंटरेस्ट का टाइम पीरियड बताया, इंटरेस्ट पीरियड जो है वो एक दफ़ा जब हम देखेंगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कि इंटरेस्ट फॉर द करंट पीरियड इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट पीरियड। इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस पीरियड,
अब इसमें समझने की बात क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में तो आप ये जब नीचे देखोगे ना ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा साथ न्यूमेरिकल है, सारा कुछ है, तो मैं उसको आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। वैसे क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया कि हमने देख लिया कि 100 रुपये के ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट था, तो इंटरेस्ट रेट अगर 1 साल के लिए वो इंटरेस्ट रेट था तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, ये सिंपल हो गया। अब जब हम कंपाउंड देखेंगे तो हमारे पास जो उस अगले साल जब इंटरेस्ट लगा तो जो वैल्यू आई उसके उसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लगेगा तो अगले साल जो वैल्यू आएगी, फिर उसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लगेगा, उसकी जो वैल्यू आएगी, तो वो सारों को क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है और उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। अब ये कैसे है ये मैं आपको नीचे पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब देखो इधर क्या है कि The notations which are used, notations हम देख लेते हैं जिसके में जरूरत पड़ती है। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपकी बेसिक अमाउंट थी P, ठीक है। वैसे आप ले लो P को प्रेजेंट वैल्यू भी, ताकि आपको समझ आ जाए कि अभी क्या वैल्यू थी, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी जिस पे हमने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। और उसके बाद उसकी फ्यूचर अमाउंट क्या निकल आई। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। P प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, N नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स, ठीक है, कि हमने देखना है कि कितने नंबर कितने सालों के लिए इंटरेस्ट उसके ऊपर लगाएगा। I क्या है, इंटरेस्ट रेट। अब ये कंपाउंडेड मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली यानी 4 मंथ्स के लिए, सेमी एनुअली यानी आधे साल के लिए, 6 मंथ्स के लिए, और एनुअली यानी के पूरे 1 साल के लिए। ये इसमें क्या है, डिफरेंट तरीके से हो सकता है, जैसे भी इंटरेस्ट रेट उन्होंने आपको बताया उस तरह अप्लाई होगा, ठीक है। एफ क्या है, फ्यूचर अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर एन। एन क्या है, हमने ले लिया जो नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड था, उसके एंड में जो फ्यूचर अमाउंट बनेगी, ठीक है, इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगा लगा के जो फ्यूचर अमाउंट बनेगी वो हमारी क्या है, एफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए क्या है, इक्वल अमाउंट डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ एवरी इंटरेस्ट पीरियड, ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं, ये आपको नीचे ज्यादा क्लियर होगा, इसमें पूरी इसकी क्या है डायग्राम बनी हुई है, वो मैं अभी आपको जल्दी से बता देती हूँ, बल्कि साथ ही बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो एक पी है, ठीक है, ये जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू थी जिस जो हमने लगाई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जिसमें हमने करना है, डिपॉजिट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ये डिफरेंट ईयर्स थे कि थर्ड 1 ईयर इतना, 2 ईयर इंटरेस्ट फिर लगा, थर्ड ईयर फिर लगा, फोर्थ ईयर फिर लगा, ये सो ऑन n ईयर्स लगा, तो हमारी f वैल्यू क्या आई, ठीक है। अब इसमें से हर साल जो वैल्यू आएगी ना उसको a कहेंगे। इसकी नीचे डायग्राम भी है, इधर तो 1 2 3 पीरियड शो किया है ना, ये देखो, अगर आप हर साल का निकालो ना तो फिर उसको क्या कहेंगे, a कहेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, a का मतलब क्या है कि पीछे जाके इक्वल अमाउंट डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ एवरी इंटरेस्ट पीरियड, तो हर इंटरेस्ट पीरियड के एंड में आपने देखना है, ठीक है। अगर वो इंटरेस्ट पीरियड 6 मंथ्स का था तो हर 6 मंथ्स बाद जो आपने इक्वल अमाउंट डिपॉजिट देखनी है वो क्या है, आपकी ए है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी क्या है, यूनिफॉर्म अमाउंट विच विल बी एडेड सब्ट्रैक्टेड पीरियड आफ्टर पीरियड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट A1, ठीक है। ये जी भी कैलकुलेट कैसे करते हैं क्या है, या आगे सारा आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने सिर्फ नोटेशंस बता दी कि अगर ये चीजें हैं तो उनका क्या क्या मतलब होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं 1 मिनट दोबारा देखूं कि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ जी। सबसे पहले जो टाइप है वो क्या है, सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट। बिल्कुल सिंपल नाम है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। इसमें हमारा, मैं प्रॉपर आपको दो टाइप्स इस वाले लेक्चर नंबर 15 में बताऊंगी, उनमें डिफरेंस बताऊंगी, और जो नेक्स्ट लेक्चर में दो बताऊंगी टाइप्स, ठीक है, उनमें और इन चारों में फिर डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या ये आपस में कैसे डिफरेंट हैं और किस टाइप का आपका न्यूमेरिकल आए तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट क्या है, here the objective is to find the single future sum। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जब हम सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट की बात करते हैं तो ये वो अमाउंट है कि हमें एक सिंगल फ्यूचर सम निकालनी है इनिशियल पेमेंट की, जो भी इनिशियल पेमेंट की, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट थी उसकी हमें फ्यूचर सम अब निकालना है, मेड एट टाइम 0
ये जो हमने इनिशियल पेमेंट की थी वो तो टाइम 0 पे करते हैं ना, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि 1 ईयर या 1 पीरियड में इसलिए बोल रही हूँ कि उन्होंने हमें बताया लाजमी नहीं है 1 साल ही हो, ठीक है। इंटरेस्ट रेट फिर मंथली भी लग सकता है, क्वार्टरली भी लग सकता है, इसलिए जो भी टाइम पीरियड है, ठीक है, उसका आगे हम देख लेंगे। एट इंटरेस्ट रेट आई कंपाउंडेड एवरी पीरियड, अभी दोबारा ने पीरियड यूज किया है, ईयर या कुछ एनुअल नहीं यूज किया, लेकिन क्या है कि इंटरेस्ट रेट का उन्होंने बता दिया कि सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट में सिर्फ हमें करना क्या होता है कि हमें फ्यूचर सम निकालना होता है एफ किसका, इनिशियल पेमेंट का, जो कि हमने की थी जब टाइम 0 पे, हमने निकालनी कब है उसकी फ्यूचर आफ्टर एन पीरियड्स, जो भी एन गिवन होगा हम देख लेंगे, 10 साल गिवन है, 7 साल गिवन है, जो भी चीज है, और इंटरेस्ट रेट भी गिवन होगा जो कि क्या है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट आपका हो गया, ठीक। तो कैश फ्लो डायग्राम, अब कैश फ्लो डायग्राम साथ आपने देखनी है लाजमी, ठीक है। कैश फ्लो डायग्राम्स ये क्या होती है, ये नीचे आपको गिवन है, ठीक है। ये देखो कैसे कैश फ्लो हमने बनाया है। जो सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट का कैश फ्लो होता है ना, वो ऐसे बनता है। तो डिफरेंस आपने याद रखना है। आज हम जो करेंगे ना, जो इस लेक्चर में करेंगे, ये है आपका लेक्चर नंबर 15, ठीक है। इसमें एक हमने ये करना है सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट, और अगला क्या है हमारा सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, ठीक है। तो इन सब के आपस में जो है फ्लो डायग्राम वो आपने देख लेंगे। इसकी फ्लो डायग्राम क्या होगी कि आपकी एक प्रिंसिपल वैल्यू थी जब 0 पीरियड था, ठीक है। अब आपने नंबर 1 एक गुजरा टाइम पीरियड, 2 गुजरा, 3, 4 सो ऑन, और लेके एन तक कोई भी वैल्यू है वो है। इसके बाद इन सारियों पे क्या लग रहा था, कोई इंटरेस्ट रेट लग रहा था, और फिर आपने प्रेजेंट से इंटरेस्ट रेट लगाते हुए हर टाइम पीरियड का एंड टाइम पीरियड तक अब क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो ये आपका क्या हो गया, सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट है, ये अमाउंट, ठीक है। निकलेगी कैसे, द फॉर्मूला टू obtain द सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट इज, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। ये देखो, ये मैंने आपको जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताया था तब मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूलाज दिए थे, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स थे कि आप डिटेल में करेंगे। अब देखो यहाँ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ ये प्रॉपर अपनी टाइप्स के साथ, नामों के साथ यूज़ हो रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, एफ कैसे निकलेगा, पी जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको इंटू 1 प्लस आई जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, पावर एन, एन क्या है, जो भी आपका जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स जितने भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको कैसे लिख सकते हैं, P इंटू एफ बाई पी, कॉमा आई भी यूज हो रहा है इसमें, कॉमा एन भी है, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू को क्या कहते हैं, इसको ये P हटा के, ठीक है, एफ बाई पी एन, ये क्या है, सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, ये वो फैक्टर है जिससे आप सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है इसकी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, अब पर्सन डिपॉजिट्स, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, इसलिए रिलैक्स होके माइंड को इसको सुनिए, ठीक है। अ पर्सन डिपॉजिट्स अ सम ऑफ ₹20,000, अब उसने, ये हमें पता चल गया कि हमारा पी है जो प्रिंसिपल वैल्यू थी, ठीक है, जो पर्सन ने डिपॉजिट की, प्रेजेंट किया है 20,000, तो हमने क्या लिख लिया कि पी इज इक्वल टू ₹20,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% कंपाउंडेड एनुअली, 18% हमने डाल दिया। एक बात याद रखनी है, जब आप इसे यूज कर रहे होंगे फॉर्मूला में तो 18% यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसका रेट निकालेंगे 18 डिवाइडेड बाय 100 यूज करेंगे, ठीक है। परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 100 क्या होता है, 0.18। तो जब आप इसको इस फॉर्मूला में लगाओगे ना, तो आप इधर 18 आई की जगह 18% नहीं लगाओगे बल्कि 0.18 लगाओगे, ठीक है। अच्छा जी, कंपाउंडेड फॉर 10 ईयर्स, टाइम पीरियड हमें पता चल गया क्या है, 10 ईयर्स है, एंड 10 ईयर्स है। अब हमने मेच्योरिटी वैल्यू निकालनी है आफ्टर 10 ईयर्स। हमें पता है कि हमें एक वैल्यू दे दी थी 20,000 जो अभी की थी, जिसके ऊपर 10 साल तक 18% क्या है, इंटरेस्ट रेट लगता रहा। अब हमने अपनी जो एफ है, ठीक है, वो निकालनी है, जो कि मेच्योरिटी वैल्यू है, ये जो भी अमाउंट है कितनी मेच्योर होके आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर जो इस पे इंटरेस्ट रेट लगा उसकी वैल्यू क्या आ गई, ठीक है।
अब वो कैसे निकलेगी? सिंपल फॉर्मूला, बिल्कुल कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आपने इक्वल टू, ये सी के इक्वल है, ये एक ही बात है। तो आप इस चीज को अगर लिखना भी चाहते हो, जो फैक्टर है लिखो, नहीं भी लिखना चाहते तो ये असल फॉर्मूला है। ये हमने कैसे निकाला? अब देखो, आपने पी जो है 20,000 आपको गिवन है, वो ऐसे ही 20,000 पुट कर लिया, मल्टीप्लाई इसको किससे किया? 1 प्लस आई से। आई की जगह क्या आएगा? 0.18, 18% नहीं आएगा, बल्कि 18 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.18 परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेना। रेज टू पावर एन, एन की जगह क्या आएगा? 10। जब इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करो ना, सिर्फ इसको 1 प्लस आई रेज टू पावर एन करो, ये वाली वैल्यूज पुट करके जो आपको गिवन है, तो आपके पास आता है 5.234। ठीक है, ये साथ साथ प्लीज आप कैलकुलेटर पे करें, ठीक है। 1 प्लस आई की जगह मैंने लगाया 0.18, मैं भी कैलकुलेटर पे कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ कि आपको साथ साथ समझ आए, ठीक है। आपने भी करना है, और इस पूरे को रेज टू पावर आपने क्या कर देना है? 10। तो आपके पास आता है 5.23 आता है, ठीक है। कैलकुलेटर पे बेशक करके देख लो, ये वैल्यू आई। और फिर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है पी के साथ। पी क्या है? 20,000। तो 20,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपल आपके पास जो आफ्टर 10 ईयर्स एंड अप्लाइंग 18% कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो आया वैल्यू, वो क्या आई? ये 1,04,680 रुपीज, ठीक है। तो नीचे एक लाइन लिख दो, ये लिखा करें, जरा क्लियर हो जाता है। द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000 इन्वेस्टेड नाउ at 18% compounded yearly is equal to rupees 1,04,680 after 10 years, ठीक है। तो ये वैल्यू जब इस पे इतना इंटरेस्ट रेट लगा और 10 साल तक, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। ये हमारा एक हो गया। अब हमने क्या करना है? दूसरी जो टाइप है उसके बारे में स्टडी करना है। पहली हमारी कौन सी थी? सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट थी, ठीक है। अब क्या है? सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ अमाउंट। नामों को याद रखना है, डिफरेंसेस क्या है वो याद रखने हैं। कुछ ज्यादा मसला नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ अमाउंट। ये क्या होती है? इसका भी कैश फ्लो डायग्राम बनी हुई है, इसकी सेम वैसी ही होगी जैसे पिछले सिंगल पेमेंट की थी, और इसकी भी वैसी ही है, ठीक है। दोबारा एक दफा, जो पिछली थी वो थी सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट, और अब क्या है? सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ। Here the objective is to find the present worth amount। इधर ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमने प्रेजेंट वर्थ। अब ये बात देखो, डिफरेंस देखो, पीछे हम गए, यहाँ जब सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट लगाई थी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? कि हमने फ्यूचर सम निकालना था इन सारी चीजों से, ठीक है, एफ निकालना था। अब हमने क्या निकालना है? सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्ड से टी की वैल्यू निकालनी है। पिछले में एफ की निकालनी थी, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। अब किसकी निकालनी है? पी की निकालनी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अगर आपको लेक्चर पिछला याद है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो उसमें मैंने आपको दोनों के फॉर्मूलाज बताए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, बस सिर्फ ये डिफरेंस है कि वहां एफ निकालना था, यहाँ पी निकालना है। किस वाले में? ये जो सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ है। अच्छा जी, here the objective is to find the present worth amount P of a single future sum F which will be received after n periods at an interest rate of I। अब हमें given F होगा, ठीक है, जो हम पहले निकाल रहे थे, P से हम निकाल रहे थे। अब हम F given होगा, और हमें पता चल जाएगा कि इतने साल बाद की वैल्यू है जो फ्यूचर की है, और इस पे इतने परसेंट इंटरेस्ट जो कंपाउंड है वो लग चुका है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या थी जिसके बाद ये वैल्यू आई, ठीक है। ये देखो, पहले हमने ये वैल्यू निकाली थी, हमें ये भी पता था जो इंटरेस्ट रेट है, सॉरी उसके ऊपर हो नहीं रहा, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है एन है, तो एफ जो सा है हमने निकाली थी। अब हमें एफ गिवन है, एन गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, उस सारे से हमने पी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ में वो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा था पी, इसमें पी निकालना है, तो वो एफ से ये पूरी चीज क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, इसको इक्वल टू ये भी कहते हैं, ये जो है इसको क्या कह देंगे? पी डिवाइडेड बाय एफ। इसको सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ फैक्टर बोलते हैं, ठीक है।
तो फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आई प्लस 1 प्लस आई रेज टू पावर n। ठीक है, अच्छा इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपका टाइम भी चेक कर लूँ, सही है। अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या है, अ पर्सन विशेस टू हैव अ फ्यूचर सम। अब हमें फ्यूचर सम गिवन है, यही बात हमें याद रखनी है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स, दैट इन दिस वन वी हैव बीन गिवन द फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू से हमने प्रेजेंट निकालनी है। फ्यूचर सम क्या है, ₹1,00,000 फॉर हिज सन एजुकेशन आफ्टर 10 years। 10 years क्या होगा, n होगा। ठीक है, तो जिसमें आपको ये आते हैं न्यूमेरिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से डेटा आपने कैसे कलेक्ट करना है। ये देखो नीचे डेटा कलेक्ट हो गया, और फिर उसमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करो, क्या उसकी कैसे सोल्यूशन निकालो। ठीक है, ये चीज प्रैक्टिस करने वाली है। अब इसमें से हमने कैसे निकाल लिया, फ्यूचर सम गिवन है तो हमें पता चल गया ये क्या है, एफ है, जो फ्यूचर में वैल्यू होगी। ₹1,00,000 फॉर हिज सन्स एजुकेशन आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो एन क्या हो गया, 10 years। अब हमें पता है, हमें एफ मिल गया, एन मिल गया, पी हमें निकालना है तो हमें एक और चीज भी चाहिए, आई भी चाहिए। इसलिए हम आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द सिंगल पेमेंट that he should deposit now so that he gets the desired amount after 10 years। अब वो क्या कहते हैं कि वो सिंगल पेमेंट कौन सी है जो वो अभी डिपॉजिट करे, यानी हमें निकालना क्या है, पी निकालना है, प्रेजेंट निकालनी है। ठीक है, वो अभी डिपॉजिट करे और उसके आफ्टर 10 years उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ₹1,00,000। The bank gives 15% interest rate compounded annually। हमें पता है आई 15% हो गया, 15% नहीं यूज करना, 15% को क्या है, 15 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को चेंज कर लोगे 0.15 आएगा। तो जो भी आपका नीचे फॉर्मूला उसमें आप 0.15 यूज करोगे। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला ये है, ये अभी पीछे सिंपल उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, पहले भी आप देख चुके हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, ये एफ डालेंगे, वो कितना है, 1,00,000, ये डाल लिया। ठीक है, यहाँ 1,00,000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब ये चीज याद रखनी है कि अब क्या होगा, एफ के नीचे पूरी जो चीज है वो डिवाइड होगी, 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। बस आप ये करो डायरेक्ट, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये साथ इन्होंने सिर्फ इसके लिखा हुआ है कि इसको भी आप इस तरह भी लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं भी अपना कैलकुलेटर निकाला है, आप भी प्लीज निकाल लें। एफ तो हमें गिवन है 1,00,000, उसके नीचे वाली चीज जो डिवाइड हो रही है उसको निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है, 1 प्लस आई, क्या है आई अब लगाना है 15%, जिसकी जगह हम लगाएंगे 0.15। रेज टू पावर क्या है, एन है, तो रेज टू पावर एन, एन हमारे पास कितना है, तो हम इस पूरे को रेज टू पावर करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास आएगा इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, अब उस वैल्यू को हमने क्या करना है कि हमने 1,00,000 को क्या करना है, डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आई है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, मेरे पास आया 24,718 या 24,720। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो उससे वो बेसिकली आपका जो राउंड ऑफ है या जो डेसिमल प्लेस है उसकी वजह से इधर उधर हो जाता है, इसलिए उसका इतना कोई मसला नहीं है। बस आपने ये चीज जो है वो जहन में रखनी है। ठीक है, तो ये सिंपल आपने कैलकुलेट किया, इसकी जो भी चीज आई, जो भी अमाउंट आई, उसको इस पूरे को एफ से डिवाइड किया, तो आपके पास आ गया ₹24,720। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बंदा, जिस बंदे ने अपने सन की एजुकेशन के लिए, बेटे की एजुकेशन के लिए 10 साल बाद उसको इतनी अमाउंट चाहिए थी, तो अभी कितनी डिपॉजिट करे, तो हमने क्या आंसर निकाला कि वो अभी डिपॉजिट करे 24,720। ठीक है, इतनी सम करेगा, अगर उसके ऊपर 15% इंटरेस्ट रेट है, तो 10 साल बाद उसके कितने होंगे, ₹1,00,000 जो उसे चाहिए। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या कर लिया, अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। तो ये बिल्कुल जो है आपके दो सिंपल क्या है तरीके थे जिससे आपने इंटरेस्ट निकाला है। ठीक है, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन करनी होती है तो ये आप देख लेते हो। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट होगा लेक्चर आपका, लेक्चर नंबर 16, उसमें दो और टाइप्स करेंगे, वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। ठीक है, और उनमें भी जो बेसिक डिफरेंस है वो हम देख लेंगे। ठीक है।
लास्ट टाइम हम क्या कर लेते हैं, मैं आपको सिर्फ इनमें बेसिक अब कंपैरिजन बता देती हूँ। एक आपकी थी सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट, ठीक है, और एक आपकी क्या है, सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ अमाउंट, ठीक है। अब इनमें हमने डिफरेंस देख लिया क्या था कि कंपाउंड अमाउंट में हमने एफ निकालनी थी, फ्यूचर वैल्यू, जहां हमें एन भी गिवन है और आई भी गिवन है, सही है। और वो किस पे से निकालनी थी, हमने पी, इनिशियल पेमेंट भी हमें गिवन थी, ठीक है। तो हमने उसका फॉर्मूला यूज कर लिया, एफ इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, सही। और ये हमने उसकी कैश फ्लो डायग्राम भी ड्रॉ कर ली, जहाँ आपको आएगा कैश फ्लो, वैसे अच्छा है आप बना के दिखाएं ताकि पता चले आप क्या निकाल रहे हैं, और आप उसको हाईलाइट कर लो। जिस टाइम से हमने एफ निकालना है तो एफ को हाईलाइट कर दो, बाकी सारा ऐसे बनाओगे, ठीक है। कैश फ्लो जो डायग्राम है ये वाले में इस तरह निकाल ली। अगला क्या था, सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ अमाउंट, तो उसमें हमें क्या निकालनी थी, अपनी जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो निकालनी थी। उसमें हमें एफ गिवन है, एन गिवन है और इंटरेस्ट रेट भी गिवन है। याद रखना है कि इंटरेस्ट रेट को क्या है, आपने रेट में कन्वर्ट करना है परसेंटेज को, ठीक है। इससे हमने क्या निकाली, पी। इसकी भी कैश फ्लो वही है, लेकिन अब इसमें आपने जब करोगे तो हाईलाइट किसको कर लोगे, जब आपकी प्रेजेंट वर्थ अमाउंट की बात हुई है तो आपको पता है कि अब आपने पी निकालना है, तो इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। ज्यादा बोल्ड में लिख लेना ताकि एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, पी का फॉर्मूला एफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन, 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। अभी आपने याद रखना है कहाँ पे चीज डिवाइड होगी और किस में जो है मल्टीप्लाई हो रही है। ऊपर वाई फॉर्मूला है मल्टीप्लाई होती है पूरी चीज, यहाँ पे क्या है डिवाइड होती है, तो ये चीज जहन में रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये अब एक चीज मैं आपको लास्ट बताना चाहूंगी कि आपका एक था लेक्चर नंबर 13, ठीक है। 13 में क्या था कि मैंने आपको ना डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स बताए थे। तो उसमें एक था सिंकिंग फंड मेथड, मेरा ख्याल है जो था, और एक और भी था सर्विस आउटपुट। मेरा ख्याल है सिंकिंग फंड जो मेथड था उसमें ना आपको मैंने कहा था कि ये जो इस तरह वाली चीज है ना, ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूलाज हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी अगले लेक्चर्स में। तो वो ये फॉर्मूलाज थे, ठीक है। उधर अब आपने जाके देख लेना है, कॉन्सेप्ट आपने लिया हुआ था, सिर्फ क्या था ये वाला फॉर्मूला लगा के उधर ए भी यूज हुआ है कहीं पे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है ना आपका, लेक्चर नंबर 16, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ए कैसे निकालते हैं। तो वो आप फिर इजीली इस वाले जो लेक्चर नंबर 13 था, जब डेप्रिसिएशन की बात हुई थी, मैंने कहा था आपको दूसरे लेक्चर में आके जो अपकमिंग लेक्चर्स है उनमें चीज सही से एक्सप्लेन होगी कि वैल्यू कहाँ से आ गई, ठीक है। तो वो वैल्यू कहाँ से आई थी, ये इस तरह के कुछ फॉर्मूलाज थे जो आज जो लेक्चर है आपका 15 और जो नेक्स्ट लेक्चर है 16, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने क्या निकाली फिर अपनी जो सेकंड वाले तरीके से वो निकाल लिया है, ठीक है। ये बिल्कुल दो हैं, इनका जो लिंक था वो किससे था, आपके ऊपर ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी था इससे, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हम अलग टॉपिक कर चुके हैं, उसमें सारा कुछ समझ चुके हैं। ये देखो, ये कंपाउंड वाली बात जो आप समझना चाहते हैं वो ये है। देखो, 100 रुपीज थे, इसके ऊपर पहले इंटरेस्ट क्या है हमारा, ये जब इंटरेस्ट लगा 15, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 150। फिर इसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट का आपने देखना है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, रुपीज में 17.25 वो ऐड कर लोगे तो ये, फिर इसके आगे ये ऐड करोगे तो ये वैल्यू। इस तरह डिफरेंट ईयर्स में क्या है, ओवर 5 ईयर्स जो आपके 100 रुपीज है उनके ऊपर उनकी वैल्यू क्या बन जाती है, 201 बन जाती है, ठीक है। मतलब कि आप जब 5 साल बाद इन्हीं 100 रुपयों की जो वर्थ होगी या तो देखोगे तो वो कितने हो, 201 रुपीज, ठीक है। तो ये चीज क्या है आपने जहन में रखनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये कंपाउंड कैसे निकालते हैं ये सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। तो सारे जो लेक्चर्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि सारे लेक्चर्स को क्या है कि ध्यान से सुने, ठीक है, ताकि आपको उनमें क्या है डिफरेंस जो भी है वो समझ आ जाए, सही है। तो ये आपका पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 15, 16 इसी की कंटिन्यूएशन है, ठीक है। दो और है, और फिर अभी तो आप दो का ही रखें, दो लेक्चर्स का, और इसके बाद अगर आगे भी कंटिन्यूएशन हुई या अलग हुआ तो वो साथ साथ जो होता है मैं आपको उसके एक्सप्लेन करती रहूँगी, ठीक है। फिर मैं आपको अब लेक्चर नंबर जो आपका 16 है वो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या है कि आपका अलग यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सही है, डिफरेंट जो बाकी टाइप्स है।
तो जी ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लें, और ये हम लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 15 वो यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।